Hello everyone, I am Digant Chaudhary and I welcome you all to DLC. DLC में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। टारगेट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19। एग्जाम की डेट है 24 नवंबर और रजिस्ट्रेशन की डेट जल्दी क्लोज होने वाली है, तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर अब हम आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो टेक्निकल साउंड कर सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक भी बार नहीं पढ़ा। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना वाला है, और जो लोग पहले भी इस एक्ट को पढ़ चुके हैं उनके लिए भी एक्ट काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप कुछ ना कुछ इस वीडियो के थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के संबंध में जो बेसिक बातें वो सीख के जाने वाले हैं। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट, दो वर्ड्स हैं। नेगोशिएबल वर्ड का या इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस क्या है इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्तों, नॉर्मली डॉक्यूमेंट जब भी आप सुनते हैं तो डॉक्यूमेंट से आपका जो मतलब होता है आप समझते हैं कोई पेपर। डॉक्यूमेंट एसेंशियली वो हर चीज़ है जिसमें आप किसी मैटर को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज इट। आप किसी पेड़ पे अपना नाम लिख देते हैं तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। किसी पत्थर पे आपने अपना नाम लिख दिया तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। मतलब कोई भी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे पेपर हो, पेड़ हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, कहीं पे भी आपने कोई मैटर लिखा। लेटर्स हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी आकृति हो सकती है, वो सभी क्या होंगे, डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। अजंता एलोरा के केस में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उस समय में, काफ़ी समय पहले, वो भी डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट की परिभाषा हम समझ चुके हैं। डॉक्यूमेंट परिभाषा समझने के बाद अब अपन इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा समझते हैं और जानते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट से कैसे अलग है। आपको लगेगा कि बहुत बेसिक्स में जा रहे हैं, दिस माइट नॉट कम इन एआईबी, बट ट्रस्ट मी, 2018 में काफ़ी एस्पिरेंट्स, ऑलमोस्ट 52 एस्पिरेंट्स जो थे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कवर करेंगे ही, साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि आप इतने ट्रेन हो जाएं बैराक पढ़ने में कि आपका ये एग्ज़ाम चूके ना, आप इसे क्वालिफाई कर लें, वन गो में अपनी एडवोकेट की जर्नी शुरू कर दें। डॉक्यूमेंट की परिभाषा मैं कवर कर चुका हूं, अब इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट। ये है जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर की डेफिनेशन, वैसे ये जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एन इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट अगर यहां है तो इंस्ट्रूमेंट यहां है, दिस इज डॉक्यूमेंट, और यहां पे उसके अंदर आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। वही फर्क है जो एक जनरली फर्क आता है। ये बड़ी कैटेगरी है, ये इसके अंदर की सब कैटेगरी है। ऑलराइट, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? एवरी डॉक्यूमेंट है बाय विच राइट लायबिलिटी इज ऑफ परपोर्ट्स टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्डेड। जहां भी राइट एंड लायबिलिटीज का सवाल आएगा तो डॉक्यूमेंट एक सेपरेट क्लास ऑफ कैटेगरी बन जाएगा और वो इंस्ट्रूमेंट कहलाने लगेगा। बस यही फर्क है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जनरली होते क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अब अपन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, नेगोशिएबल को परिभाषित किया गया है सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 14 में डेफिनेशन दी गई है नेगोशिएशन की। तो नेगोशिएशन की जो वो डेफिनेशन को अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे नेगोशिएशन खत्म हो जाएगा। ये इंडेक्स है जो मैंने पूरा हाईलाइटेड कर दिया है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके लिए टिक कर दिए हैं। इसका वीडियो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसे अपलोड कर लें और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। चलिए आ जाते हैं अपन सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 नेगोशिएशन को परिभाषित करता है। सेक्शन 14 क्या कह रहा है? सेक्शन 14 कह रहा है व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन। नेगोशिएशन का मतलब एसेंशियली क्या है, हमारी राइट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएं थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट टू सम अदर पर्सन। ये जो एक्ट ऑफ ट्रांसफर है उसी को नेगोशिएशन बोला जाता है। मतलब कि
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसी कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट हैं जिनसे एक पर्सन को दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट के थ्रू, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ये जो ट्रांसफरेबिलिटी है, ये वर्च्यू है किसी डॉक्यूमेंट का ट्रांसफर होने का, वो उन्हें बनाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सपोज आई गिव यू अ चेक, राइट, you give that check to some other person, that some other person gives the check ultimately to some other person, और वो पर्सन जाता है बैंक के पास और वो पैसे ले लेता है। तो यहाँ से मेरे द्वारा किसी एक पर्सन को, फिर उसके द्वारा किसी तीसरे पर्सन को, फिर तीसरे से चौथे पर्सन को, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट की वर्च्यू होती है जो कि नेगोशिएबल इन नेचर होती है। ये इसकी क्वालिटी है कोई एक डॉक्यूमेंट की कि वो ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके साथ जो राइट्स हैं वो भी ट्रांसफर करे जा सकते हैं, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करी जाती हैं। इसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फॉर द पर्पस ऑफ एनआई एक्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को। नंबर 1 कैटेगरी आएगी प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज का एक और वर्जन है जिसे अपन कहते हैं चेक। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे आगे का। तो नेगोशिएशन क्या है, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder thereof। क्या बना देगा, holder thereof। होल्डर का मतलब बेसिकली बात यह है कि कोई वैलिड पर्सन है जिसके पास वो चीज़ है, अनलॉफुल तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास नहीं आया है। द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी नेगोशिएटेड। अब चलिए आ जाते हैं अपन सेक्शन 13 डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसने बस 3 कैटेगरी बता दी है कि ये 3 कैटेगरी अगर होंगी, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इसके अलावा सेक्शन 13 कुछ भी और अलग से डिक्लेयर नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की। प्रॉमिसरी नोट क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जिसे साइन किया गया है, बाईलैटरल डॉक्यूमेंट होता है, यानी इसमें एक जो रहता है पर्सन वो प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन को at a certain period of time after this date I promise you to give certain amount of money। कोई कंडीशन वो नहीं लगा सकता उसमें, अनकंडीशनल होती है, एक अंडरटेकिंग होती है पर्सनल नेचर की, जिसमें मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ किसी तीसरे पर्सन को कि आपको ये जैसे ही आप मुझे ये दिखाएंगे वापस से मैं आपको पैसे दे दूँगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसे अपन कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो वो होता है प्रॉमिसरी नोट। इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये रही आपकी सेक्शन नंबर 4 में, डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या है, प्रॉमिसरी नोट भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट, यानी राइट्स और लाइबिलिटीज उसके अंदर एक्सटिंग्विश कैरी या शुरू हो रही हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज उससे बन रही हैं। तो यहाँ पे पैसों का लेन देन की बात चल रही है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट जो कि राइटिंग में होगा, नंबर 1। बैंक नोट और करेंसी नोट ये एक्सक्लूड करे गए हैं, इसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर में देता हूँ। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मैं अंडरटेकिंग लिख के देता हूँ, जैसे कॉलेजेस में लिखते थे कि आई ऑल्दो माई अटेंडेंस इज लो आई विल परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम। तो ये अंडरटेकिंग अपन देते हैं। तो वैसे ही अंडरटेकिंग अपन दे रहे हैं सामने वाले को, जो अनकंडीशनल नेचर की होगी, साइन की गई होगी मेकर के द्वारा टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument। ऑर्डर और बियरर में भी मैं अंतर बता दूंगा, बस सीधी सीधी बात है। ए ने बी को एक इंस्ट्रूमेंट दिया, उसमें लिख दिया कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा आज से 1 महीने बाद। जैसे ही 1 महीने एक्सपायर होगा, जिसको वो इंस्ट्रूमेंट दिया गया था वो आएगा मेरे पास, उस इंस्ट्रूमेंट को शो करेगा और मुझे उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे। दिस इज एसेंशियली प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के बाद सेकेंड डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा कैटेगरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इस एक्ट के अंदर कवर है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। वहाँ थी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग जो खुद पर्सनली है, मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ आपको पेमेंट करने के लिए, इसलिए वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया अंडरटेकिंग। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ऑर्डर। ऑर्डर हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को देते हैं। तो दिस इज असेंशियली व्हाट, 3 पार्टी इंस्ट्रूमेंट। अब ये 3 पार्टी इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, बस ये कोर डेफिनेशन समझने में अंतर हो सकता है, बाकी उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, डायरेक्शन दिया जाता है। डायरेक्शन हम किसे दे रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं, उसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि
जिस किसी के पास भी ये इंस्ट्रूमेंट हो उसमें जो डायरेक्शंस दिए हों एज पर दैट डायरेक्शन आप उसे पेमेंट कर दो। होता क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले आता है ड्रॉर। ड्रॉर यानी जैसे आप ड्रॉ करोगे कुछ भी तो आप ड्रॉर हो गए, तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को जो बनाता है, जो लिखता है, जो साइन करता है, वो हो जाता है ड्रॉर। ड्रॉर डायरेक्ट कर रहा है किसी एक थर्ड पर्सन को, मान लीजिए वो ए को डायरेक्ट कर रहा है, ए को डायरेक्ट कर रहा है। ए को क्या डायरेक्शन दे रहा है कि आप पेमेंट करवा दीजिए? नहीं, ए को डायरेक्शन दे रहा है कि हाँ आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट किसको करना है? पेमेंट करना है बी को। कितने का करना है? 500 रुपये का करना है। तो ए जो है, ये जो बी भाई साहब हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉर होगा वो बोलेगा बी को कि बी आप एक काम करिए, ये मैंने ऑर्डर लिख दिया है ए के लिए, आप इस ऑर्डर को लेके जाइए और ए से साइन करवा लीजिए। ए बन जाएगा एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टर कौन होगा? जो पेमेंट करेगा अल्टीमेटली। इन दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। इन्होंने डायरेक्शन दिया ए को, डायरेक्शन किस में दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज में। डायरेक्शन पहुंचवाया बी के हाथ से और बी वो लेके गया ए के पास कि आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे पेमेंट दे दीजिए। तो अल्टीमेटली जो पर्सनल अंडरटेकिंग थी उसकी जगह कोई थर्ड पार्टी को हमने इंक्लूड कर लिया। वो थर्ड पार्टी के थ्रू पूरा पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैं थर्ड पार्टी को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आप सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर देना। दिस इज एसेंशियली बिल ऑफ एक्सचेंज। यदि इस एक्सेप्टर की जगह बैंक आ जाए, यदि मैं डायरेक्शन बैंक को दे दूं कि जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मैं एक ऑर्डर लिख के भेजूं कि सर जो ये बियरर है इस ऑर्डर का, उसको आप 5,000 रुपये मेरे अकाउंट से काट के दे दीजिए, तो बैंक यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो पर्सन पैसे पाएगा, जैसे अल्टीमेटली मैंने पेमेंट करने के लिए डायरेक्शन दिया है, मतलब पेमेंट जिसको होना है वो बन जाएगा पेई, जिसके हाथ में अल्टीमेटली पैसे आएंगे। जो पैसे दे रहा होगा वो हो जाएगा एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। और ड्रॉर तो आप थे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक फर्दर कैटेगरी हो गई चेक की। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में कोई अंतर नहीं है, सिवाय एक्सेप्टर बदल जाता है। वहाँ एक्सेप्टर होता है थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर, यहाँ एक्सेप्टर होता है उसका बैंक। तो बैंक को यहाँ पर जब डायरेक्शन देते हैं तो उसे अपन चेक बोलते हैं। सपोज आई राइट अ चेक, ए राइट्स अ चेक टू बी ऑफ 500 रुपीज। अब ए का जो अकाउंट है वो है सेंट्रल बैंक में, राइट। बी भाई साहब जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास और उनसे बोलेंगे मुझे 500 रुपये दे दो, या किसी भी बैंक के पास चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली फिर जिस बैंक के पास जाएंगे वो सेंट्रल बैंक को चेक ट्रांसफर करेगा, वहाँ से वो पेमेंट रिलीज करेगा और बी 500 रुपये पा जाएगा अपने। सो ये होता है एसेंशियली चेक का काम। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बता दिया और मैंने बता दिया प्रॉमिसिंग नोट। अब इन तीनों को बेरेक्ट से एक बार कवर कर लेते हैं। ये फंडामेंटल हैं, इसलिए इसमें टाइम लग सकता है मुझे समझाने में, आपके समझने में, पर इसे समझ लिया तो इस एक्ट में फिर बाकी कुछ भी नहीं है जो आप ना समझ पाए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। अब मेकर कौन है? यहाँ पे मेकर है ड्रॉर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन कौन है? एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक के केस में बैंक, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी ऑर्डर ऑफ बियरर मैं डिस्कस कर लूंगा, पर अभी इतना आप समझ लें, बस उतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। चेक क्या है? चेक है बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसा मैंने बताया था, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। अगर डायरेक्शन एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह बैंकर को दी जाए तो इंस्ट्रूमेंट का नेचर बदल के क्या हो जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज से चेक। एसेंशियली पर दोनों सेम है। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स अ इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। ये कोई काम का नहीं है, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका बहुत है। फिर उसके बाद ड्रॉर और ड्रॉई में क्या अंतर है? ड्रॉर वो है जो लिखेगा इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं चेक दे रहा हूँ आपको, तो मैं लिखूंगा उसमें कि 500 रुपये ए को या बी को या रमेश को या किसी को भी आप पे कर दें, तो मैं हो गया ड्रॉर। अल्टीमेटली जो इंस्ट्रूमेंट जिसके पास पहुंच रहा है वो हो गया ड्रॉई। पर इसमें डिफरेंस है, प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉई और पेई सेम है, जबकि यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में जो ड्रॉई होगा वो एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा या फिर वो बैंक बन जाएगा। बस इतना सा फर्क आप ध्यान रख लेना। एक्सेप्टर कौन है? जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने ड्रॉ किया,
उसे दिया पेई को, पेई लेके पहुंचा एक्सेप्टर और बिल ऑफ एक्सचेंज के पास, वही बन जाएगा आपका एक्सेप्टर, जो अल्टीमेटली पैसे दे रहा है पेई को मेरे डायरेक्शन पे, वो जाएगा एक्सेप्टर। एक्सेप्टर फॉर ओनर काम का नहीं है। पेई कौन है? अल्टीमेटली जिसके पास पैसा पहुंच रहा है वो पेई है। होल्डर कौन है? होल्डर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के नाम में एंटाइटल्ड है टू पोजेशन देयर ऑफ और टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर फ्रॉम। होल्डर कौन है? जो लेजिट व्यक्ति है, जिसके पास वो चेक होना चाहिए, जिसने कंसिडरेशन दे के वो चेक लिया है, राइट, जिसने कुछ आपको पैसे उधार दिए हैं तभी आपने चेक काट के दिया है, तो वो व्यक्ति हो जाएगा होल्डर। होल्डर यानी सीधी सीधी बात एक लेजिटिमेट व्यक्ति जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? अगर आपने नेगोशिएट किया यानी ट्रांसफर किया, तो जितने लोग बीच में आए जिन्होंने कंसिडरेशन के लिए वो चेक आपसे लिया था या दिया था, वो सारे क्या हो जाएंगे? वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएंगे। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को आपने पेमेंट कर दिया तो आप पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर रहे हैं बस। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो हैं जहां पे इंस्ट्रूमेंट लिखा भी इंडिया में गया हो और जो पार्टी है जिसको अल्टीमेटली पेमेंट हो रहा है और जिसमें पैसा दे रहा है वो दोनों ही इंडियंस हो, तो वो हो जाएंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो हो जाएंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। अब ये ऑर्डर और बियरर है क्या? बार बार आ रहा है, ये है क्या? इसे भी कवर करके खत्म कर लेते हैं, राइट। अब बियरर चेक क्या होता है? आपको भी पता होगा, यदि मैं एक चेक काट के किसी थर्ड पर्सन को दे रहा हूँ, उसमें मैंने लिख दिया पे टू बियरर, अमाउंट लिख दिया 500 रुपये, तो अगर चेक है ये चेक है, मान लीजिए ये चेक है, ये ऐसी लाइंस बनी होती हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया बियरर, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 500 रुपये, यहाँ साइन वाइन सब कर दिए मैंने, सब हो गया। तो ये जो चेक है वो अगर किसी भी व्यक्ति को मिल गया, वो उस चेक को इनकैश करा सकता है। इट इज एज गुड एज मनी एंड इट नीड्स नो डायरेक्शन। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि रमेश को दें, सुरेश को दें, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिख रहा हूँ उसमें, सीधा मैंने लिख दिया बियरर चेक। बियरर चेक यानी जो भी होल्डर होगा उस चेक का, जिसके पास फिजिकल पोजेशन होगा उस चेक का, वो उस चेक को इनकैश करा सकता है। बियरर का मतलब ये। अगर आपने इसकी जगह नाम लिख दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया राहुल, तो ये बन गया ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर दे रहा हूं किसको? बैंक को ऑर्डर दे रहा हूं। क्या ऑर्डर दे रहा हूं बैंक को? कि सर आप राहुल को इतने पैसे दे दीजिए। ये इसका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंडोर्समेंट का। देखिए, मैंने डायरेक्शन दिया था यहाँ पे राहुल को, क्या बैंक को डायरेक्शन दिया था कि आप राहुल को 500 रुपये दे दीजिए। एंडोर्समेंट क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, एंडोर्समेंट का मतलब होता है, मान लीजिए बियरर चेक है या ऑर्डर का चेक है। अभी ऑर्डर का चेक समझते हैं, फिर बियरर में एक प्रीलिम्स का सवाल में आपका यहीं कहीं लिखवा दिया है 85 सब क्लॉज 2 में कि वंस अ बियरर ऑलवेज अ बियरर। यदि बियरर चेक है तो आप कुछ भी एंडोर्समेंट पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी जाके इनकैश करा सकता है। पर यदि वो ऑर्डर का चेक है, मतलब कि ये सपोज चेक है, चेक में मैंने डायरेक्शन दे रखा है कि देवा को चेक का अमाउंट देना, रिलीज करना। अब यहाँ पे पीछे, इसके जस्ट पीछे जो देवा था उसने क्या किया, पीछे लिख दिया, ऐसा साइन बना दिए खुद के, और यहाँ पे उसने लिख दिया राहुल, या उसने कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? ऑर्डर था स्पेसिफिक, मैं तो बैंक को बोला था सिर्फ राहुल को देना, पर राहुल क्या कर सकता है? यही नेचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। राहुल क्या कर सकता है? राहुल किसी थर्ड पार्टी को वो चेक दे सकता है, पीछे बस अपना सिग्नेचर कर देगा और ऊपर नाम लिख देगा कि ये भैया ये चेक आप, इसका पेमेंट आप कर देना, राहुल कह देगा सुरेश को, राइट। तो जैसे मान लीजिए ये चेक था, यहाँ पे ऑर्डर में लिखा था, मतलब ये ओरिजिनल चेक था, मेरे द्वारा ये चेक दिया गया किसे? देवा को। देवा ने क्या किया? एट द बैक ऑफ द चेक,
चेक के पीछे वाले हिस्से में नाम लिख दिया राहुल और साइन कर दिए देवा के, राइट। अब जैसे ही उसने ये साइन करे अपने पीछे, उसने फर्दर वो नेगोशिएट कर दिया। अब राहुल हो गया उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स। राहुल चाहे तो वो सुरेश को दे दे, ऐसे ही साइन कर दिया। यहाँ राहुल साइन कर देगा फिर आगे, और यहाँ लिख देगा सुरेश। सुरेश अल्टीमेटली फिर बैंक के पास गया और बैंक से वो पैसा इनकैश करा दिया। इसी को अपन कहते हैं नेगोशिएशन। एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। एंडोर्समेंट का मतलब यही है, ये आपने साइन कर दिए, आपने एंडोर्स कर दिया, आपने किसी और को दे दिया, अपनी अथॉरिटी से वो नेगोशिएट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यदि मैं ये डायरेक्शन ना दूं, यहाँ खाली छोड़ दूं, खाली साइन कर दूं पीछे, ये देवा जिसके नाम पे चेक था वो उसने पीछे देवा के साइन बना दिए और छोड़ दिया वो इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। अब किसी भी व्यक्ति को, सड़क चलते व्यक्ति को वो चेक मिलेगा, वो अपना नाम यहाँ पे भर सकता है। मान लीजिए वो व्यक्ति राहुल है, तो राहुल वो नाम भर देगा और नाम भर के चेक के समक्ष जाएगा, बैंक के समक्ष जाएगा और पैसे ले लेगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, 21 मिनट निकल चुके हैं कॉन्सेप्ट्स में। अब आते हैं अपन बेयर एक्ट में। ऑलराइट, इतना अंदर जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डील नहीं कर पाएंगे। बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। अब ये अपन ने सब पढ़ लिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया है, चेक हो गया है, ड्रॉअर हो गया है, ड्रॉई हो गया, एक्सेप्टर हो गया, होल्डर हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, नेगोशिएशन बता दिया, इंडोर्समेंट बता दिया। देन द मेकर होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन ए सच मेकर। जो मेकर है वो तो साइन करेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द चेक, है ना। चेक में मैं नीचे साइन करूंगा, उसके अलावा अगर कोई भी सिग्नेचर हो रहा है आइदर बाय मी और बाय सम अदर पर्सन जिसको मैंने चेक दिया उसके द्वारा, तो दिस इज द एक्ट ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट से ही नेगोशिएशन होता है। बियरर चेक का नेगोशिएशन कैसे होता है? जो बियरर चेक होगा उसको आप किसी को भी दे दो, ना साइन करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका भी सिग्नेचर नहीं है, आपका भी नाम नहीं है उसमें जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो होगा किसका? जिसके हाथ में होगा, जो भी होल्डर होगा उस चेक का, वो बियरर बन जाएगा और वो जाके एनकैश करा सकता है। एंडोर्समेंट में क्या होता है? एंडोर्समेंट आप किस चीज़ का करते हैं? आप करते हैं ऑर्डर पेमेंट का। ऑर्डर पेमेंट मतलब चेक पे स्पेसिफिक नाम लिखा होगा, डायरेक्शन दिया होगा कि पे टू राहुल, ये ऐसा लिखा होगा, फिर राहुल चाहे तो उसको फिर फर्दर एंडोर्स कर सकता है, राइट। तो ये पूरा एक्ट है नेगोशिएशन में। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और फुल भी मैंने बता दिया कि पीछे आपने खाली सिग्नेचर किए, नाम नहीं लिखा, तो ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो गया। अगर आपने नाम भर दिया तो ये एंडोर्समेंट इन फुल हो गया। फिर वेयर अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स, तो वर्ड्स को तवज्जो दी जाएगी, फिगर्स को तवज्जो नहीं दी जाएगी। मान ली कोई कंफ्यूजन है तो। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई होगी वो डिमांड पे पेमेंट हो जाएगा उनका, ठीक है। इनकोहेड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स, अब इसमें सिंपली ये बोला गया है इनकोहेड मतलब इनकम्प्लीट होता है। तो अगर आपने इंस्ट्रूमेंट अपना दे दिया किसी को, मान लीजिए ब्लैंक चेक जैसे बोलते हैं ना, कि आपने सिर्फ सिग्नेचर करके दे दिया, उसमें अमाउंट नहीं भरा, असेंशली आपने अपना राइट सामने वाले को दे दिया है कि वो चाहे तो कोई भी अमाउंट डाल ले और उसे एनकैश करा ले, राइट। तो इसे अपन कहते हैं इनकोहेड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अब एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट छोड़ दिए। एट साइट का सीधा सीधा मतलब है कि दिखाने पर, आपने इंस्ट्रूमेंट लिया उसे दिखा दिया सामने वाले को। जैसे आप थे ड्रॉई नहीं, पे ही थे, आप पे ही थे, आप गए बिल ऑफ एक्सचेंज लेके, एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि पेमेंट जिसको करना था उसको आपने दिखाया, तो इसे कहते हैं एट साइट पेमेंट कर दो। उसमें कुछ लिखा नहीं है कि कितने महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगा, तो ये हो गया एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी मतलब कि जब डेट ऑफ पेमेंट ड्यू होगी, मान लीजिए उसमें चेक में लिखा है एक पर्टिकुलर डेट लिखी हुई है, वो मैच्योर हो गया है, फिर प्रॉमिसरी नोट में आपने लिख दिया 1 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगा, ये प्रॉमिसरी नोट के शो करने पर। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी कब आएगी? वो 1 महीने बाद, जो भी स्पेसिफिक डेट लिखी होगी उसके 1 महीने बाद। तो मैच्योर कब होगा? उस 1 महीने के प्लस 3 डेज, जो 3 डेज हैं वो होते हैं डे ऑफ ग्रेस, उसमें मैच्योरिटी बनती है। तो यदि डेट है आपकी, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए
कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 29 जनवरी इज मेड पेएबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट। 29 जनवरी से एक महीना क्या हुआ, 28 फरवरी हो गया, क्योंकि महीना फरवरी का 28 ही है। पर उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी, 3 दिन अपन उसमें जोड़ देंगे तो 28 फरवरी उसकी डेट हो जाएगी। 28 फरवरी से 3 दिन बाद होगी, यानी डेट कौन सी होगी, मार्च 3rd ऑफ मार्च, वो उसकी मैच्योरिटी होगी। फिर यदि कोई हॉलीडे है, बस ये सेक्शन याद करते आइए, सेक्शन 25 ये जरूरी है। जो सेक्शंस मैंने हाईलाइट कर दिए हैं वो सेक्शंस आपको देख लेने हैं और उन्हें मैं पढ़ाता भी जा रहा हूँ। तो यदि मान लीजिए संडे है तो अगला जो भी वर्किंग डे होगा वो आपका मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, मतलब कुछ नहीं से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना। इसमें थोड़ा सा देखना है अपन को, बस 46, 47, 48 डिलीवरी का मतलब बेसिकली ये हुआ कि मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया और आपको दे दिया, ये हो गई डिलीवरी। बियरर बॉन्ड्स जो होते हैं वो नेगोशिएट होते हैं डिलीवरी से। नेगोशिएट का मतलब ट्रांसफ़र होना, राइट्स का ट्रांसफ़र होना नेगोशिएशन है। तो यहाँ पे डिलीवरी से किन काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफ़र हो जाता है, मियर डिलीवरी से। तो बियरर जो होंगे वो मियर डिलीवरी से हो जाएंगे। अगर ऑर्डर दिया है तो उनको डिलीवरी से काम नहीं चलेगा, केवल आपको एंडोर्समेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दैट नेगोशिएबल। आई होप इट इज you all understand what I am trying to say। अब नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट कैसे होगा, इंडोर्समेंट मैंने बता दिया है। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट उन चीज़ों का होगा जो कि ऑर्डर पेमेंट है, ऑर्डर यानी स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिया गया है। कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक टू इंडोर्समेंट इन फुल ये मैं बता चुका हूँ कैसे होगा। द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स्ड इन ब्लैंक में विदाउट साइनिंग हिज ओन नेम, यानी ये था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑलराइट। इसमें पीछे मान लीजिए देवा के नाम पे था, अब देवा ने क्या किया, देवा ने चेक के पीछे वाले हिस्से में देवा सिग्नेचर ऐसे किए और ये जगह खाली छोड़ दी, इसे अपन कहते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। इस पे किसी ने अपना नाम लिख दिया तो इंडोर्समेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वो आदमी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा थर्ड पार्टी। विदाउट साइनिंग हिज ओन नेम बाय राइटिंग अबाउट द इंडोर्सर्स सिग्नेचर और डायरेक्शन टू पे टू एनी अदर पर्सन एज इंडोर्सी। वो चाहे राहुल तो खुद का नाम भी ना लिखे, वो किसी तीसरे पर्सन का, महेश का नाम लिख दे, तो महेश के पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। महेश विल बी होल्डर इन ड्यू कोर्स और वो चेक को एनकैश कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ भी काम का नहीं है, आप निकालते जाइए। 2 सेक्शन और पढ़ाने हैं, इसके बाद डायरेक्टली हम जंप कर जाएंगे आखिरी वाले चैप्टर पर, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। अब लायबिलिटी से डिस्चार्ज कैसा होगा, जैसा नाम दिख रहा है वैसा ही है। मेकर कौन था, जैसे चेक का जो मेकर होगा या फिर प्रॉमिसरी नोट का जो मेकर होगा वो मेकर हो गया। एक्सेप्टर कौन होगा, एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर होता है, जिसको डायरेक्शन दी गई है कि आप पेमेंट करिए, वो हो गया एक्सेप्टर। इंडोर्सर कौन हो गया, जिसने पीछे साइन करी, वो इंडोर्सर बन गया, वो कोई भी हो सकता है। respectively of a negotiable instrument is discharged from liability thereon by cancellation। यदि वो पर्टिकुलर जो वो है वो कैंसिल हो चुका है बाय रिलीज। रिलीज का मतलब क्या हुआ, द होल्डर देयर ऑफ हु अदरवाइज डिस्चार्जेस सच मेकर एक्सेप्टर या एंडोर्सर एंड टू ऑल पार्टीज ड्राइविंग टाइटल अंडर सच होल्डर आफ्टर नोटिस ऑफ सच डिस्चार्ज, या फिर बाई पेमेंट, आपने पेमेंट कर दिया वहीं के वहीं आपका डिस्चार्ज हो गया। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नीचे आ जाइए। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है प्रीलिम्स का। 85 का सब क्लॉज 2, इसकी बेसिक प्रमाइस ये है, वंस अ बियरर ऑलवेज अ बियरर। यदि कोई एक पर्टिकुलर चेक है, मान लीजिए ये चेक है, इसमें आपने आगे लिख दिया बियरर, ठीक है, पीछे आप अब कुछ भी साइन करते रहिए, आप कुछ भी एंडोर्समेंट करते रहिए, नेचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो सकता, आप उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। या तो आप जाइए उसे कैश करा लीजिए, वरना किसी भी व्यक्ति को अगर ये इंस्ट्रूमेंट हाथ में लग जाता है तो वो बैंक के पास जाएगा, उनसे कहेगा आप पेमेंट दो, क्योंकि इसमें लिखा है बियरर्स चेक, एंड बैंक वुड बी कंपेल्ड टू पे, ऑल्दो ही उसने लेजिटिमेटली नहीं किया, मान लीजिए उसने चोरी भी कर ली, तो भी क्योंकि बियरर चेक लिखा था वो पेमेंट करवा सकता है, एनकैश करा सकता है। ऑलराइट, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे दी गई है। व्हेन द चेक इज ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू बियरर द ड्रॉई इज डिस्चार्ज। ड्रॉई डिस्चार्ज हो गया। ड्रॉई कौन हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई हो गया नॉर्मल थर्ड पार्टी जिसके साथ ओरिजिनल ड्रॉअर का कोई एग्रीमेंट होगा कि जिसको भी मैं डायरेक्शन दूंगा
जिसके लिए भी मैं डायरेक्शन दूंगा आप उसको पेमेंट कर देना, राइट। और बैंक के केस चेक के केस में कौन हुआ, वो हुआ बैंक। Notwithstanding any endorsement whether in full or in blank appearing thereon, irrelevant हो गया सारे के सारे endorsement। बियरर चेक जैसे ही आगे लिखा होगा, बैंक अधिकारी चेक को पलटा के भी नहीं देखेंगे कि पीछे कोई एंडोर्समेंट तो नहीं है, नेगोशिएट तो नहीं हो चुका है ये पर्टिकुलर चेक, ये सब कुछ नहीं देखेंगे, वो छोड़ देंगे। आगे बढ़ जाइए। अब आ जाते हैं अपन कॉन्सेप्ट में डिसऑनर पे। डिसऑनर क्या है? डिसऑनर का मतलब होता है मैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो ध्यान से समझना। मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। ए है, ये हो गया ड्रॉअर, है ना, ये हो गया ड्रॉअर। इसने पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया या फिर बैंक को या थर्ड पर्सन को, राइट। और डायरेक्शन किसके थ्रू दिया? डायरेक्शन दिया बी के थ्रू। बी कौन है? बी यहाँ पे पेई है, जिसको पैसा मिलने वाला है। इसको ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दे दिया हाथ में। इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा था पे टू बी, डायरेक्शन है पे टू बी, और अमाउंट लिख दिया 500 रुपये। अब ये डायरेक्शन दिया, किसको दिया डायरेक्शन? या फिर बैंक को दिया या फिर किसी थर्ड पार्टी को दिया, जिसे अपन एक्सेप्टर बोल देंगे। बैंक भी एक्सेप्टर ही है, पर यहाँ पे फॉर रेफरेंस पर्पस मैंने ऐसा लिख दिया। तो ए ने डायरेक्शन दिया है बैंक को कि बी को 500 रुपये आप चुकाएं, ठीक है। ये सिंपल सा डायरेक्शन दिया है। अब डिसऑनर कैसे होगा? मान लीजिए बी गया बैंक के पास और बैंक ने कह दिया कि ए के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं हैं, या किसी थर्ड पार्टी के पास गया, उसने कह दिया ये डायरेक्शन तो उसने मुझे दे दिया पर मैं इस डायरेक्शन को नहीं मानूंगा, मैं उसकी डिमांड को, ऑर्डर को ऑनर नहीं कर रहा। उस सिचुएशन में वो चीज बन जाएगी डिसऑनर का केस। चेक का अगर डिसऑनर होता है तो इट इज एन ऑफेंस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। जो आप डिसऑनर के केसेस पढ़ते हैं, चेक डिसऑनर के 101 सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब अपन बात करते हैं डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस यानी बैंक ने मना कर दिया फिर थर्ड पार्टी ने कर दिया, वो एक तरीका का डिसऑनर हो गया। नॉन पेमेंट से डिसऑनर होगा दूसरी तरीके से कि आपने पेमेंट नहीं किया। पहली बात, बिल ऑफ एक्सचेंज वाले के पास जब वो जाएगा एक्सेप्टर के बाद, वो एक्सेप्ट करने ही तैयार नहीं है, ना वो साइन कर रहा है उस ऑर्डर पे। पेई के हाथ से आपने पहुंचाया था, उसने मना कर दिया तुरंत के तुरंत बिना एक्सेप्ट करिए, तो यहाँ पहला केस ऑफ डिसऑनर हो गया। दूसरा केस ऑफ डिसऑनर हो गया, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ मैं पैसे दूंगा आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, पर अभी आप एक काम करिए कि जब टाइम आया आप अल्टीमेटली पहुंचे वहां पे, तो उसने मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। डिसऑनर बाई नॉन पेमेंट, तो दो तरीके से डिसऑनर होते हैं। अब डिसऑनर को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तभी आप केस चला सकते हैं। राइट, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, ये बस 2 सेक्शन है काम के। इसके बाद डायरेक्टली 118 पढ़ने के बाद, सेक्शन 108 पढ़ने के बाद डायरेक्टली अपन आखिरी चैप्टर पर जाएंगे, जो कि मोस्ट क्रूशियल है। सारे सवाल वहीं से आ रहे हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए ये सब कवर करना जरूरी था। 33 मिनट्स एंड गोइंग। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। नोटिंग क्या है? वेयर अ प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन पेमेंट, तो होल्डर के पास क्या रेमेडी है? मे कॉज सच डिसऑनर टू बी नोटेड, किसके द्वारा? नोटरी पब्लिक। जो नोटरी कमिश्नर बैठते हैं आपके शहरों में बैठते होंगे, तो आप उनके पास जाएंगे और इस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ डिसऑनर को रिकॉर्ड करवाएंगे, ऑन रिकॉर्ड ले आएंगे, राइट। या फिर इंस्ट्रूमेंट पे ही रिकॉर्ड करेंगे या फिर पेपर अटैच करके वहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नोटिंग। जब इस नोटिंग को नोटेड और सर्टिफाइड हो जाता है जब ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नोटरी पब्लिक के द्वारा, तो वो सर्टिफिकेट को कह देते हैं अपन प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट है, ऑलराइट। अब सेक्शन 118 पर चलते हैं। सेक्शन 118 बेसिकली प्रिजम्पशंस की बात करता है, इसको पढ़ेंगे अपन सेक्शन 139 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें अनदर प्रिजम्पशन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे
कि सेक्शन 1 एंड 8 का प्रिजम्पशंस क्या है। प्रिजम्पशंस एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्रॉड कैटेगरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जितने भी रिलेटेड प्रिजम्पशंस हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये सब जान लें, इससे सवाल बनते हैं। अनटिल द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड, डीमिंग इफेक्ट आ गया, प्रिज्यूम कर रहे हैं लोग, तो रिबटेबल प्रिजम्पशन है, यानी सामने वाले को रिबट करने पड़ेगा। ये प्रिजम्पशन जब तक नहीं करता है तो लॉ ये मान के चलेगा कि ऐसी सिचुएशन है, उसी को अपन कहते हैं प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस किस चीज का होगा? सबसे पहले प्रिजम्पशन है ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में बेसिकली ये बात बोली गई है, इफ यू आर अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए ने क्या किया, यहां पर ए ने बी को एक चेक दिया, चेक में लिखा 1 लाख, राइट। बी को चेक दिया, तो लॉ क्या प्रिज्यूम कर रहा है, ए बी को क्यों चेक देगा? वो इसलिए चेक दे रहा है क्योंकि बी ने उसे 1 लाख रुपए उधार दिए हैं, डेट है ए के ऊपर 1 लाख का, तभी ए ने बी को चेक दिया, अन्यथा वो उसे चेक नहीं देता। तो अगर आपके पास एक चेक है तो लॉ आपके फेवर में ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपको जिसने चेक दिया है आपने उसे 1 लाख रुपए का कर्ज दिया होगा। यू हैव गिवन हिम अ लाख ऑफ रुपीज ऑफ लोन टू दैट पर्सन, ये लॉ हमेशा प्रिज्यूम करके चलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन है जो सेक्शन 139 में भी कवर्ड है, वहां भी दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। एज टू डू इट, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरिंग अ डेट वॉज मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट। पोस्ट डेटेड चेक भी होते हैं कई बार, पर जनरल प्रिजम्पशन ये होता है कि जिस डेट को लिखा है उसी डेट को उसे ड्रॉ किया गया होगा। ऑफ टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, एवरी बिल एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज एक्सेप्टेड within a reasonable time after its date and before its maturity। एक्सेप्टेंस मतलब बीच वाला प्रोसेस। ए ने डायरेक्शन दिया बी को कि आप सी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दे दें, सी उस ऑर्डर को लेके गया बी के पास और उसने उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया। बी ने माना कि हाँ सी मैं तुम्हें पैसे दूंगा क्योंकि आप ऑर्डर लेके आए हो ए से, राइट। तो टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगा? टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होगा मेकर ने जब वो इंस्ट्रूमेंट बनाया उस दिन के बाद और डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले, उसके दरमियान कहीं पे एक रीजनेबल टाइम में उसने उसे एक्सेप्ट किया होगा। टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल वाज मेड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ऑब्वियसली मैच्योरिटी के बाद, यदि एक स्पेसिफिक डेट दे रखी है उसके बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर की कोई वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी वैलिडिटी एनी मोर। एज टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, अब ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, राइट, इसमें पहले एंडोर्समेंट किया देवा ने राहुल को, राहुल ने फिर फर्दर उसे एंडोर्स कर दिया शुभम को, शुभम ने एंडोर्स किया रिजवान को, रिजवान ने एंडोर्स किया सैफी को। तो ऐसे 4 एंडोर्समेंट बन चुके हैं। अब क्योंकि ये 4 एंडोर्समेंट्स बन चुके हैं तो इनमें जो प्रायोरिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। जिस ऑर्डर में दिख रहे हैं एंडोर्समेंट उसी ऑर्डर में नेगोशिएशन हो रखा हुआ, ए से बी के, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इसी ऑर्डर में नेगोशिएशन हुआ। यानी ऐसे ही पैदल चल के इंस्ट्रूमेंट जा रहा है एक से दूसरे की तरफ और कोई ऑर्डर नहीं है। एज टू स्टैम्प दैट द लॉस्ट प्रॉमिसरी बॉन्ड, लॉस्ट यानी जो खो चुका है, उसके बारे में एक प्रिजम्पशन है कि वो प्रॉपर्ली स्टैम्प था। दैट होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो भी होल्डर होगा एक प्रिजम्पशन उसके फेवर में जाएगा कि ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अनलेस उसने चोरी फॉर्जरी ये सब करके ना वो इंस्ट्रूमेंट हत्या लिया हो। अब यहाँ से अपन सीधे जाते हैं, अच्छा चेक क्रॉस जनरली और चेक क्रॉस स्पेशली, ये क्या है? ये एक चेक है, यहाँ पे अपन क्रॉसिंग करते हैं ऐसे, आपने भी देखा होगा चेक को ऐसे क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने का मतलब है कि पेमेंट सिर्फ अकाउंट में जाएगा, कैश आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप ये 2 धारियाँ बना देते हैं चेक पे, इसका मतलब ये होता है। तो ये होता है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में आप नेम ऑफ बैंक नहीं डालते हैं। अगर आपने इसकी जगह ऐसी 2 धारियाँ बनाई और उसमें लिख दिया सेंट्रल बैंक, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है पर्टिकुलर, इसमें आपने
ऐसी दो धारियां खींच दी और यहाँ पे लिख दिया राहुल, और यहाँ आपने साइन कर दिए और यहाँ अमाउंट डाल दिया 500 रुपये, राइट। तो राहुल को 500 रुपये मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे? बैंक अकाउंट में मिलेंगे, कैश नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट, तो राहुल को जो पैसे मिलेंगे वो उसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट में मिलेंगे। इसे अपन कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। तो एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी जाता है एग्जाम में। तो ये 123 और 124 भी आप पढ़ लेना, मैंने शायद इसे हाईलाइट नहीं किया है। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर नंबर 10, 15, 16, 17। चैप्टर नंबर 17 कब से इंसर्टेड है, ये भी सवाल है। जुडिशरी में भी पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इंस्टीट्यूटेड बाय एक्ट नंबर 66 ऑफ 1988। बस लोकेट करना आना चाहिए, वो आपने यहाँ से लोकेट कर लिया। ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स। पेनल्टी किस केस में? डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स। दो जगह, पेनल्टी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स, दो चीजों के बारे में है ना, पर रीजन एक ही दिया है यहाँ पे। अब डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ द फंड्स इन द अकाउंट। जब कोई ड्रॉअर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में कोई एक चेक काटता है और उस चेक को जो बैंक है वो ऑनर नहीं करती है, और उसका रीजन क्या है? द रीजन इज दैट द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक, और that it exceeds the amount arranged to be paid from the account by the agreement। मैंने लिमिट लगा रखी है अपने अकाउंट में कि 10,000 से पेमेंट किसी का भी ज़्यादा चेक से नहीं करना, और मैंने चेक फाड़ दिया 15,000 का, तो बैंक क्या करेगा? खुद की लायबिलिटी से बचने के लिए, भले मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है, पर 15,000 रुपये जो है वो ऑनर नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड मी कि 10,000 की लिमिट हमारे अकाउंट में है। तो अगर इन दोनों रीज़न की वजह से बैंक आपका डायरेक्शन को ऑनर नहीं करता है तो फिर हो जाता है वो डिसऑनर, और वो जब डिसऑनर चेक के संदर्भ में होता है तो वो हो जाता है क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट 2 साल की या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट। 1 लाख का चेक था तो 2 लाख तक का फाइन हो सकता है में, और बोथ दोनों ही हो सकते हैं। 2 साल की या फिर सजा हो सकती है, एक्सटेंड अप टू 2 ईयर्स, यानी मैक्सिमम 2 साल है, ठीक है। कुछ भी इस सेक्शन में अप्लाई नहीं करेगा कब तक? जब तक वो जो चेक था उसकी मान लीजिए कोई एक डेट डली है चेक पे, तो वो उस डेट से 6 महीने के भीतर आप उसका पेमेंट करा लो, एनकैशमेंट करा दो। अब ये जो 6 महीने है इसको आरबीआई ने एक सर्कुलर के थ्रू 3 मंथ्स कर दिया है। तो किसी भी चेक में अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी डली है, डेट डली है कि कब उसका पेमेंट होगा, तो उसके जिस दिन मैच्योरिटी हो उससे 3 महीने के भीतर आपको एनकैश कराना पड़ेगा, अदरवाइज चेक ही इनवैलिड हो जाएगा, उस पूरे इंस्ट्रूमेंट का कोई मतलब नहीं बचेगा और बैंक उसे ऑनर नहीं करेगा। फॉर द पर्पस ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या फिर किसी भी प्रीलिम्स के लिए अब लगा के 6 ही महीने आएंगे, राइट। तीसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या थी कि 6 महीने के भीतर आप चेक जमा कर दीजिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि जैसे ही आपको ये पता चला कि चेक डिसऑनर हो चुका है, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंप्लेनेंट या फिर पेई जिसके हाथ में चेक है, उसको पता चलता है कि जो चेक मेरे हाथ में है बैंक ने उसे ऑनर करने से मना कर दिया, इट हैज़ बीन डिसऑनर्ड। तो मुझे एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, किसको? मुझे एक इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन अ मंथ्स टाइम। जैसे ही मुझे नोटिस मिलता है, नोटिफाई होता हूँ या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरा चेक डिसऑनर हो चुका है, तो उस टाइम से लेके 30 दिनों का टाइम मुझे दिया जाएगा। इस 30 दिनों के टाइम में मुझे नोटिफाई करना होगा किस व्यक्ति को? मुझे नोटिफाई करना होगा ड्रॉअर को कि आपका चेक डिसऑनर हो चुका है और आप इस चेक को ऑनर करें। यदि ये नोटिस देने में 1 महीने के अंदर जो नोटिस देना है मुझे, मैंने नोटिस दिया और नोटिस रिसीव होने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने 15 दिनों के भीतर अगर वो पैसे नहीं चुकाए तो क्या हो जाएगा? फिर डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर कंप्लीट हो गया, मतलब ये ऑफेंस कंप्लीट हो गया। अब मेरी कॉज ऑफ एक्शन कंप्लीट हो गई। अब मैं चाहूँ तो सेक्शन 138 के अंदर उसे प्रोसिक्यूट कर सकता हूँ। ऑलराइट, ये 3 कंडीशंस एसेंशियल हैं।
प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, जैसा मैंने बताया था सेक्शन 118 है, उससे रीड विथ करना है सेक्शन 139 के साथ। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड that the holder of check received the check of the nature referred to in section 138 for discharge in whole or part of any debt or liability। वही मैंने बताया कि यदि आपके पास 1 लाख का चेक है तो आपके पास वो चेक क्यों है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए मुझे उधार दिए होंगे। तो ये प्रिजम्पशन एज टू डेट और लाइबिलिटी हमेशा चलता है एक चेक के साथ। डिफेंस, क्या क्या डिफेंस अलाउड नहीं होंगे, कि मुझे नॉलेज नहीं था कि मेरे अकाउंट में इतने कम पैसे हैं, ये सारे डिफेंसेस इसमें नहीं चलेंगे। ऑफेंसेस बाय कंपनी भी हो सकता है, कंपनी के द्वारा भी बैंक चेक डिसऑनर का ऑफेंस किया जा सकता है। तो वहां पे जितने भी पर्सन होंगे जो इंचार्ज होंगे और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द कंडक्ट ऑफ द कंपनी, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी, दोनों ही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड वो ये बोल दें कि हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था और वो इस चीज़ को प्रूव कर दें कि बिना हमारी नॉलेज के ये चेक डिसऑनर की कार्रवाई हुई है। ऑलराइट, उसके बाद क्या है कि यदि ये प्रूव हो जाता है कि कंपनी ने चेक डिसऑनर का ऑफेंस कमिट किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये भी प्रूव कर देते हैं कि विद द कंसेंट या कनाइवेंस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या फिर अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी ये ऑफेंस किया गया है, मतलब डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व था चेक डिसऑनर में, तो वो भी इसके लिए फिर लायबल हो जाएगा। कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा ऑफेंस का, कॉग्निजेंस लिया जाएगा कंप्लेंट में, कंप्लेंट होगी इन राइटिंग मेड बाय द पेई और बाय द होल्डर इन ड्यू कोर्स। कंप्लेंट कब से होगी, 1 महीने के भीतर होगी फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन, जो कि 138C में दिखाई गई है। 15 दिन के खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, आपको पैसा नहीं दिया गया, तब आप क्या करेंगे, आप उसके 1 महीने के भीतर कोर्ट के सामने जाएंगे कंप्लेंट लेके और अपनी कंप्लेंट इंस्टीट्यूट करा देंगे। अगर आप 1 महीने में चूक जाते हैं तो फिर आप लेट हो जाते हैं। ऑल्दो इट इज़ कंडोनेबल, यानी कि जो सेक्शन 5 है वो लगभग यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट वो भी कवर करेंगे अभी आगे। अब कोई भी कोर्ट जो कि इंफीरियर है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये मतलब अथॉरिटी हो गई 138 के ऑफेंसेस को प्रोसिक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद आ गया ट्रांसफर को छोड़ दीजिए, फिर पावर ऑफ द कोर्ट टू ट्राई केस समरली। 262 से 265 CRPC के अंदर जो समरी ट्रायल है उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है। तो ये यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ऑल्दो जो पनिशमेंट है 1 साल तक की आप दे सकते हैं, 5,000 रुपये से ऊपर की देना चाहते हैं तब भी आप केसेस को समरी बेसिस पे ट्रायल कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि 1 साल से ज़्यादा की सज़ा देनी है या फिर जितना भी है उससे ज़्यादा आपको पनिशमेंट देनी है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पनिशमेंट, तो उस केस में आप नेचर ऑफ ट्रायल को बदल सकते हैं, समरी ट्रायल की जगह कुछ और तरीके का ट्रायल कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट जितना आपको सजा देनी है। ऑलराइट, ट्रायल ऑफ दिस केस अंडर दिस सेक्शन रोज होगा, डे टू डे होगा। कोशिश की जाएगी कि 6 महीने में जो है आपका इस केस का निवारण हो जाए। फ्रॉम द 6 months ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट द डिसीजन मस्ट बी गिवन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 प्रोसिक्यूशन। ये जरूरी है, ये जो टाइम लिमिट है पूरा सेक्शन 143 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें और याद कर लें। राइट, फिर पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। इंटरिम कंपनसेशन क्या है, एक नई व्यवस्था बनाई गई है जो कि 2018 के एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन को। अब ये कह रहा है, ये सिंपली ये कह रहा है कि जब भी कोई एक केस इंस्टीट्यूट होगा कंप्लेनेंट द्वारा, तो चार्ज फ्रेमिंग के दौरान अगर वो प्लीड गिल्टी करता है या फिर चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है या फिर समरी ट्रायल या समन्स केस में वो नॉट गिल्टी प्लीड करता है और बाकी केसेस में चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है, तो उस केस में कोर्ट चाहे तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, इट्स अ डायरेक्टरी प्रोविजन, द कोर्ट मे आस्क द अक्यूज टू सबमिट 20% ऑफ द अमाउंट जो कि क्लेम किया जा रहा है। मान लीजिए 1 लाख का चेक था और वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो उसमें से 20,000 कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि 20,000 आप अभी जमा करिए, तभी केस आगे बढ़ेगा। तो ये अक्यूज को एक डायरेक्शन दे दी जाती है। कब होती है वो टाइमिंग, कब होती है, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग चार्ज।
वो 60 दिन के भीतर भरने होते हैं, जो कि समय एक्सटेंड होके 30 दिन और हो सकता है। यदि आप केस हार गए तो वो आपको केस जो अमाउंट आपने इंटरिम कंपेंसेशन दिया था उसको आपको इंटरेस्ट के साथ आप वसूल सकते हैं, राइट। वही 60 दिन और 30 दिन की टाइम लिमिट वहाँ पे भी दी गई है। जो फाइन इम्पोज किया जा रहा है 138 के अंदर, वो सेक्शन 357 ऑफ द सीआरपीसी में जो फाइन अवॉर्ड किया जाता है उसके एडिशन में नहीं है। यदि आपने 357 में ऑलरेडी फाइन दे रखा है तो आप फिर 138 में वो फाइन नहीं देंगे या फिर कम करके देंगे जितना प्रोपोर्शन में आपने ऑलरेडी दे रखा है। फाइन को वसूला कैसे जाएगा? रिकवर्ड अंडर सेक्शन 421 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। 421 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिफाइंस द फाइन लेवेबल। अब जो फाइन है, हाउ टू रिकवर इट, उसमें जो प्रोसीजर मेंटेन करा है उसके हिसाब से। मोड ऑफ सर्विंग समन्स, समन्स कैसे सर्व होगा? बाय स्पीड पोस्ट हो जाएगा या फिर अदर कोरियर सर्विस एज अप्रूव्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो अथॉरिटी क्या है? कोर्ट ऑफ सेशन बताया है कैसे आपको समन सर्व करने हैं इस पर्पज के लिए। एविडेंस क्या होगा? एफिडेविट में दिया जा सकता है कंप्लेनेंट द्वारा और ये एविडेंस के रूप में रीड होगा। ही नीड नॉट पर्सनली कम टू द कोर्ट merely by stating on the affidavit that yes, this offense has been committed against me, that yes, my check has been dishonored which was given to me by the drawer, this offense has been committed, तो इतना sufficient होगा। अब बैंक स्लिप जो कह रही है कि your check is dishonored, this is your prima facie evidence in order to prove dishonorment। सेक्शन 138 के लिए जो एविडेंस है वो आपके पास क्या है? प्राइमा फेसी जो चीज़ ये प्रूव कर देगा वो क्या है? बैंक स्लिप है, जिसमें लिख के आता है कि आपके द्वारा दिए गए चेक को हम डिसऑनर करते हैं। ऑलराइट, वो प्राइमा फेसी। ऑफेंस क्या होंगे? कंपाउंडेबल नेचर के होंगे। कंपाउंडेबल नेचर के होने के साथ साथ एक अमाउंट दिया गया है कि कंपाउंड जब किया जाएगा उन्हें, तो जितना आप लेट होते जाएंगे कंपाउंड करने के लिए उतना फिर, अगर आप अक्यूज्ड हैं और आप लिटिगेशन को बरकरार रखते हुए अगर आप लिटिगेशन को कंटिन्यू करते जाते हैं, आपके खिलाफ जो केस है आप जानते हुए भी कि इस केस को आप हारेंगे, आपने पैसा सामने वाले का नहीं चुकाया है, उसे डिसऑनर होने पे मजबूर किया है आपने जो ऑर्डर को, तो उस केस में फिर वो कंपाउंडेबिलिटी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता जाएगा। जैसे ऐसे आप सुपीरियर कोर्ट्स में जाते आएंगे, तो वो दिया है, आप एक बार नज़र दौड़ा सकते हैं। और इसी के साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, इससे बाहर सवाल आना काफ़ी मुश्किल है। आई होप कि मैंने जो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गए थे। एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट था आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शॉर्ट वीडियो के थ्रू समझाने का। इतना पढ़ लीजिए, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है इस बेयर एक्ट को प्रिंट आउट कर लीजिए, आपने बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, इसके बाहर सवाल आने वाला नहीं है। हम एक PYQ सेशन रखेंगे, होपफुली 1 से 2 दिनों के भीतर जितने भी हैं हमने अभी तक सब्जेक्ट कवर करे हैं, एक ही वीडियो में उन सभी के PYQs में बारी बारी डालता जाऊंगा। आप उन PYQs को वहाँ से अटेम्प्ट करें। हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज जो यहाँ पे चल रही है इसमें सारा कुछ दिया गया है, उससे आप मिला लें कि क्या आपके आंसर बन रहे हैं या कोई कमी है आपके प्रिपरेशन में। अगर आपको फिर भी लग रहा है, आप अंडर कॉन्फिडेंट है कि मे बी आई नीड सम मोर प्रैक्टिस, मे बी आई नीड some in-depth reading, then let me know, I will help you in getting there, but trust me, this is sufficient for all India bar examination। आप इतना करते जाइए, आप 100% पास हो जाएंगे। Thank you for watching, stay tuned, like this channel, subscribe it, promote this channel and go to the Telegram link and also subscribe there, because all of this material will be available at the Telegram। It will be done जैसे ही ये सारे फिनिशिंग टचेस हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे मटेरियल इकट्ठा अपलोड ना करें, धीरे धीरे अपना मटेरियल अपलोड करना चालू कर दें। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।